जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता से जो हमें प्लेसेस खुदाई के दौरान प्राप्त हुए उन्हें हमने मानचित्र के माध्यम से समझा था। उनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हमने समझी थी, और उनकी जो खुदाई के दौरान जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमने पढ़े थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो सबसे मेन चीज़ें हैं उन पे आएंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं थी, जो मैंने बताया था कि ऐसे इस सभ्यता को एक नवीकरण की सभ्यता कहा जाता है, जो आज से 4500 वर्ष पूर्व भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में थी। उसकी क्या ऐसी विशेषताएं थी जो आज भी बहुत से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इतिहासकार हैं, उन्हें आज भी प्रभावित कर रही हैं। तो पहले हम समझेंगे जो इसकी नगर अवसंरचना, जो जैसा कि पहली जो हेडिंग है, नगर अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, नगर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो पहला है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे उनमें जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जैसे हम समझेंगे कि ये एक मेन सड़क थी, इसमें जो अन्य जो सड़कें आगे मिलती थी वो इस तरीके से, इसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ग्रिड प्रणाली, यह सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स था हड़प्पा सभ्यता का, जहां पे सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी। दूसरा जो विशेषता है इसकी, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, सड़कों के दोनों ओर मकान हैं। जैसा कि ये सड़क है, इसके दोनों साइड में मकान पाए गए हैं, दोनों साइड में मकान पाए गए हैं, सड़कों के दोनों साइड में मकान पाए गए हैं। मकान किस तरीके के पाए गए हैं? मकान एक मंजिल भी पाए गए हैं और दो मंजिल भी पाए गए हैं। दूसरे मंजिल पर जाने के लिए कोई हमें स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है, पर यह अनुमान लगाया है आर्कियोलॉजिस्ट ने कि हो सकता है कि वो लोग लकड़ी की सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हों, जो समय के अनुसार गल गई हैं, तो वो हमें साक्ष्य के रूप में नहीं प्राप्त हो पाई हैं। तो यह माना गया है कि जो मकान थे वो दो मंजिले भी हैं और उन पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी थीं। और मकान किससे बने होते थे? पक्की ईंटों से बने थे। और जो ईंटों का जो अनुपात था, क्योंकि वहाँ पे जो ईंटें पाई गई हैं उनका एक रेशियो लिया गया है, तो उसका जो रेशियो था 4:2:1 था, यानी कि 4:2:1 के रेशियो में ईंटें पाई गई हैं, जिसमें 4 जो थी लंबाई थी, 2 चौड़ाई थी, 1 ऊंचाई थी। इस रेशियो में ईंटें पाई गई हैं, यहाँ अनुपात पूछ लिया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है कि जो मकान होते थे उनमें खिड़कियाँ थी वो अपेक्षाकृत ऊंचाई पर थी, ताकि धूल मिट्टी इन सबसे बचा जा सके, तो ऊंचाई पे सीढ़ियाँ थी। अब हम बात करेंगे कि सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता के जो घर हुआ करते थे उनमें सामान्यतः कुआं पाया गया है, आंगन में एक कुआं पाया गया है। तो यह विचार किया गया है कि हो सकता है इसका प्रयोग घर के जो जल की आपूर्ति है उसे सुनिश्चित करने के लिए किया जाता हो, या अन्य घरेलू उपयोग के लिए उनका प्रयोग किया जाता रहा होगा। गंदे पानी के निकलने के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रमुख जो विशेषता थी वह थी उत्कृष्ट जल निकासी। जो इसकी जो समकालीन सभ्यता थी उनमें सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली की जो व्यवस्था थी, सबसे बेस्ट जो व्यवस्था थी वो हड़प्पा सभ्यता में थी। जो इसका ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। एक प्रॉपर वेल मेंटेन्ड था ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ जो घर की जो नालियाँ होती थी, सड़क के किनारे की जो नालियाँ होती थी उसमें जाके मिलती थी, वो छोटी नालियाँ बड़ी नालियों में जाके मिलती थी। और नालियाँ जो थी वह पक्की ईंटों और पत्थरों से ढकी हुई पाई गई हैं। फिर जैसा कि हमने पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो घर के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। कि जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर, मेन जो सड़क होती थी उसमें नहीं खुलते थे, पीछे की गलियों में खुलते थे। अगर आपको इससे बेहतर तरीके से समझना है तो मोहनजोदाड़ो करके एक मूवी है जो हिस्ट्री पे बनी हुई है, जिसमें ऋतिक रोशन जो मेन जो लीड रोल है उसमें ऋतिक रोशन है, तो वो आप देखिएगा, आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो नगर संरचना में हमने देख लिया, क्या पढ़ा हमने? सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों की जो जो सड़कें होती थी वो पक्की ईंटों की बनी होती थी, लेकिन जो मेन सड़क थी वह उसकी जो सतह थी वो कच्ची ईंटों की प्रयोग की जाती थी। बाकी हमने देख लिया कि सड़क के दोनों ओर मकान थे, मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे और मकानों में कुएं पाए गए हैं। कुएं का जो उपयोग होता था वह सार्वजनिक या घरेलू कामों के लिए किया जाता था। गंदे पानी के निकलने के लिए प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम था। जो नालियाँ थी वो पक्की ईंटों और पत्थरों से ढकी हुई होती थी। मकान के जो गेट होते थे वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे में गली की तरफ खुलते थे। तो ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं नगर अवसंरचना में। अब जो हमारा दूसरा जो पॉइंट है वह है कृषि एवं व्यापार। कि हड़प्पा सभ्यता के लोग
की जो स्थिति थी वो एग्रीकल्चर और ट्रेड में क्या थी। तो हम कृषि को समझेंगे एग्रीकल्चर में। तो जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ थी उनके आसपास में फैली हुई थी। तो जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो हर वर्ष जलोढ़ मृदा, जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं, लाई जाती रही होगी, जो कहीं ना कहीं कृषि की दृष्टि से काफ़ी उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा कृषि की दृष्टि से उपयोगी। साथ ही यह पाया गया है कि यह जो क्षेत्र था सिंधु और उसकी सहायक नदियों वाला जो क्षेत्र था, आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती थी। हालांकि अब चीज़ें, वर्षा की मात्रा कम है, काफ़ी जो क्षेत्र है वो अनुपजाऊ हो गया है, परंतु पहले कहीं ना कहीं यह क्षेत्र बड़ी मात्रा में उपजाऊ था। यहाँ पर लगभग हर तरीके की जो क्रॉप्स होती हैं उनका प्रोडक्शन होता था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, गेहूँ चावल का उत्पादन होता था। फिर हमने चैल्कोलिथिक पीरियड में पढ़ा था पल्सेस और बाजरे की भी खेती होने लगी थी। अभी हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर लगभग हर तरीके की जो फसल होती है उनका उत्पादन या प्रोडक्शन होने लगा था। अब जो सरप्लस होता था उसे स्टोर किया जाता था, बाकी स्थानीय व्यापार के माध्यम से उसे खरीदा या बेचा जाता रहा होगा। अब जो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वह है ट्रेड। ट्रेड में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार, इंट्रा ट्रेड या इंटर ट्रेड, दोनों के साक्ष्य मिले हैं। जैसा कि हमने लोथल में पढ़ा था, लोथल में एक गोदीवाड़ा का या पोर्ट का साक्ष्य मिला है, यानी कि इसे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम के लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लिप्त थे। साथ ही हमने लोथल में यह पढ़ा था कि वहाँ पर मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार की जो मोहर है वो पाई गई है, जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिखाता है कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे। जब मेसोपोटामिया में जब खुदाई का कार्य शुरू हुआ तो वहाँ से जो लेख प्राप्त हुए हैं उनमें मेलुहा शब्द का जिक्र हुआ है। मेलुहा शब्द का जो जिक्र हुआ है वह हड़प्पा सभ्यता में निवास करने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। साथ ही साथ वहाँ कुछ चीज़ें और रिसर्च के माध्यम से पाई गई जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच व्यापारिक संबंध थे। और जब मेसोपोटामिया जब खुदाई की गई तो वहाँ पे यह भी पाया गया कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच दो जो रुकने के लिए जो स्थल होते थे, जब व्यापारिक जब जहाज जाया करते थे तो वहाँ पे जो दो स्थल थे, दिलमुन और मकान, दिलमुन और मगन, मगन नामक जो दो स्थल थे, वहाँ पर जो स्टे के लिए जो जहाज जाते थे वहाँ यहाँ पर स्टे करते थे। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन से की गई है। फारस की खाड़ी में बहरीन से। और मगन की पहचान की गई है ओमान से। तो जो इन दो सभ्यताओं के बीच में जो स्टे करने का जो स्थान था वो क्या था, दिलमुन और मगान। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जैसे वर्तमान समय में विभिन्न देश आपस में व्यापार करते हैं उस तरीके के व्यापार 4500 वर्ष पहले भी होते थे। व्यापार में जैसे हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो किन चीज़ों का व्यापार होता था, ये हमें समझना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गणेश्वर जो स्थल था चैल्कोलिथिक पीरियड का, वहाँ से तांबे का आयात करते थे, अफगानिस्तान से टिन का आयात करते थे, और दोनों से एक मिक्सचर जो धातु थी वो बनाते थे, कांसा। कांसे की जो मूर्ति होती थी उनका निर्यात किया जाता था। फिर जो रत्न होते थे, लेपिज लाजुली करके एक रत्न होता है, उसका अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। सोना चांदी इन सारी चीज़ों का आयात और निर्यात इन जो व्यवस्थाएं या जो स्थल थे उन सबके बीच होता रहता था, या इंटर ट्रेड भी होता था, इंट्रा ट्रेड भी होता था। तो हमने दो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ लिया है, कृषि और व्यापार। कृषि और व्यापार को हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे कि इस सभ्यता की जो राजनीतिक स्थिति वह कैसी थी, राजनीतिक स्थिति के क्या हमें साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा जो तीसरा हेडिंग होगा वह होगा राजनीतिक स्थिति, या हम कह सकते हैं इसकी जो प्रशासनिक स्थिति वह कैसी थी। तो यह साक्ष्यों में एविडेंस के आधार पर यह पाया गया कि यहाँ पे किसी तरह के जो राजतंत्र की जो व्यवस्था होती है कि राजा के अधीन सारी चीज़ें होती थी, उस तरीके का कोई सिस्टम नहीं था। यहाँ पे यह पाया गया है कि जो व्यवस्था थी वह सामूहिक रूप से चलाई जाती थी।
कि जो अभिजात वर्ग था या जो व्यापारिक वर्ग था वो आपस में मिलकर नीतियों का निर्माण करते थे, उसे इम्प्लीमेंट कराते थे। जैसा कि जो इतिहासकार हैं डी डी कोशाम्बी, वो मानते हैं कि इसमें जो प्रमुख के रूप में पुरोहित वर्ग था। आर्य शर्मा मानते हैं कि इसमें जो प्रमुख के रूप में था, जो नीति निर्माण करता था, वह व्यापारिक वर्ग था। तो कहीं ना कहीं दो में कॉन्सेप्ट दिखते हैं कि यहाँ पे पहले तो हमें यह समझना होगा, इस यहाँ पर किसी भी तरीके के राजतंत्र जिसमें एक राजा होता है और वह नीतियों का निर्माण करता है, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक सामूहिक या कलेक्टिव फॉर्म में चीज़ों का निर्माण किया जाता था या नीतियों का निर्माण किया जाता था और उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो ये हमने समझ ली है, इसकी राजनीतिक स्थिति समझ ली है। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है वह क्या है? सामाजिक स्थिति, कि हड़प्पा सभ्यता में समाज किस तरीके से था। सामाजिक स्थिति, हड़प्पा सभ्यता में समाज की क्या स्थिति थी। तो रिसर्च के आधार पर यह पाया गया है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की जो वर्ण व्यवस्था थी वह नहीं थी, या जाति व्यवस्था थी वह अपने अस्तित्व में नहीं थी इस टाइम तक। यहाँ पे वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। वर्ग विभाजन, या हम कह सकते हैं वर्ण और जाति का कोई भी अस्तित्व इस टाइम नहीं था। वर्ग विभाजन हमें देखने को मिलता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे नॉर्मल दो भागों में डिवाइड थे। एक पश्चिमी टीला होता था, एक पूर्वी टीला होता था। जहाँ पूर्वी टीले में आम जनमानस के लोग रहते थे और पश्चिमी टीले में अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, जो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन को दिखाता है, जो एक स्थिति थी उसे दिखाता है। तो वर्ग विभाजन था यहाँ पे। वर्ग विभाजन हमने देख लिया है। समाज कैसा था? समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक समाज। मात्र सत्तात्मक समाज में कैसे पता चला? जैसा कि हमने साक्ष्य में, एविडेंस में पढ़ा था, जो स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, या हमें जो स्टैचू मिले हैं, जब मूर्तियां मिली हैं, मृण मूर्तियां मिली हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रधानता है वो फीमेल स्टैचू की है। महिला जो मूर्तियां हैं वो हमें बड़ी मात्रा में मिली हैं। कालीबंगा से हमें एक मोहर मिली है, उसमें एक महिला दो भागों को नियंत्रित करते हुए दिखाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बताती हैं कि समाज में स्त्रियों का जो महत्व था वह अच्छे स्तर पर था, या अच्छा महत्व था। उनकी पूजा वर्षिप की जाती रही होगी, जो साक्ष्य के आधार पर इतिहासकारों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि समाज मात्र सत्तात्मक था। उर्वरता की देवी के रूप में पूजा की जाती रही होगी, जो वह क्षेत्र विशेष था उसे एक माता का दर्जा दिया जाता रहा होगा। तो हमने पढ़ लिया है क्या? वर्ग विभाजन था, मात्र सत्तात्मक था। और अब हम बात करेंगे धार्मिक रिचुअल्स कैसे थे, धार्मिक जीवन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो धार्मिक जीवन था वह कैसा था। तो पहले तो हम ये समझें कि ये लोग मूर्ति पूजक और प्रकृति पूजक दोनों थे। मूर्ति पूजक में हमने क्या देखा है कि पुरुष और महिला दोनों की हमें मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, एक पत्थर की जो पुरोहित की मूर्ति है वो हमें प्राप्त हुई है। पशुपति शिव की जो हमने पढ़ा था, जो सिक्का जो पशुपति शिव जो उस पर आकृतियां अंकित है, जिसमें दाईं और बाईं ओर कुछ जानवरों को दिखाया गया है, तो वो हमें प्राप्त हुई है। महिलाओं की जो मूर्तियां बड़ी मात्रा में हमें प्राप्त हुई हैं। तो मूर्ति पूजक थे। दूसरा प्रकृति पूजक थे। प्रकृति पूजक में ये यज्ञ वेदिका के जो हमें साक्ष्य मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते। तो ये लोग आग, वृक्ष, जल इत्यादि की पूजा करते थे। तो प्रकृति पूजक भी थे और मूर्ति पूजक भी थे। और धार्मिक कार्य में हम यह समझेंगे कि ये लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। पारलौकिक जीवन में विश्वास। अब हम समझेंगे कि पारलौकिक जीवन में कैसे विश्वास करते थे। जैसा कि पंजाब में रोपण से हमें कुत्ते के साथ या मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ऐसे में बहुत से स्थलों से जो मनुष्य के साथ जो घरेलू उपयोग की जो चीज़ें होती हैं, जो बर्तन होते हैं, वह भी हमें बड़ी मात्रा में पाए गए हैं उनके साथ में। तो कहीं ना कहीं यहाँ दिखाया गया है कि मानव पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करता था। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे कि जो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता थी, जो हमें बड़ी मात्रा में वहाँ से जो मम्मी प्राप्त हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उस सभ्यता के लोग यहाँ मानते थे कि मनुष्य की मृत्यु के बाद जो उनके शरीर से जो आत्मा निकलती है वो भटक जाती है, और उनकी यह भी विश्वास था कि हो सकता है वह कई वर्षों के बाद पुनः उस शरीर में वापस आ जाए। इसीलिए वह लेब के रूप में जो बॉडी होती थी उसे रखते थे, जो हमें साक्ष्य के रूप में मिस्र से प्राप्त हुए बड़ी मात्रा में।
वैसा ही यहाँ पे था। यहाँ पे हालांकि उन्हें रखा नहीं जाता था, लेकिन पारलौकिक जीवन में आस्था थी लोगों की। मानते थे कि हो सकता है मृत्यु के बाद इंसान का जो दूसरा जो जगत है, या दूसरा जो कह सकते हैं कि हम दूसरी जो मान्यता है, वहाँ पे लोग जाते होंगे। तो वहाँ पे उनके साथ जो बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, साथ ही साथ जो कुत्ते को दफनाया गया है। कई बार तो ऐसा युगल समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे पुरुष के साथ महिला एक साथ दफनाए गए हैं, तो बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। तो हो सकता है कि पारलौकिक जीवन में उनका विश्वास हो सकता है नहीं हो था ही, पारलौकिक जीवन में उनका विश्वास था। ताबीज भी बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। साथ ही साथ समाधान के रूप में हम देखते हैं, समाधान किस तरीके का था, तो हमने पढ़ा था संपूर्ण समाधान और आंशिक समाधान दोनों की व्यवस्था थी। दफनाया भी जाता था लोगों को, उनके जो दूसरा तो जो था, जो उनके जो अस्थि अवशेष थे उन्हें कलश में रखकर उन्हें घर के अंदर या बीचों बीच आंगन में गाड़ा जाता था, जैसे चैल्कोलिथिक पीरियड में हमने महाराष्ट्र में पढ़ा था समाधान की जो व्यवस्था थी। तो धार्मिक जीवन में हमने पढ़ लिया है, मूर्ति पूजक थे, प्रकृति पूजक थे, पारलौकिक जीवन में इनका विश्वास था, और समाधान की जो व्यवस्था थी वो हमने पढ़ ली है। अब हम समझेंगे कि हमने सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से 5 जो पॉइंट है हमने पढ़ लिया है। शिल्प और तकनीक जो हमारा जो छठा जो पॉइंट है, शिल्प और तकनीक, टेक्नोलॉजी में कैसी स्थिति थी। जैसा कि हमने पढ़ा था चैल्कोलिथिक पीरियड में तांबे का उपयोग करते थे। अब इस काल में आके ये लोग तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। कांसे की जो हमें मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की या डांसिंग गर्ल का जो स्टेचू मिला है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उनके तकनीकी क्षमता को दिखाता है। फिर हमें चांदी का मुकुट कुणाल से मिला था। फिर हमने बहुत सारी जो चीज़ें देखी, जैसे गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है, कोर्ट का जो साक्ष्य मिला है, ठीक है। फिर मोहरे जो थी, हाँ शिल्प में हम जो मोहरे थी, मोहरे भी पाई गई हैं। मोहरे किससे बनी होती थी, सेल खड़ी पत्थर से। सेल खड़ी पत्थर होता है या मुलायम पत्थर होता है, तो सेल खड़ी पत्थर से मोहरे बनती थी। मृण मूर्तियाँ पाई गई, पकी हुई मूर्तियाँ पाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में यह दिखाता है कि ये लोग तकनीकी रूप से काफ़ी आगे हो चुके थे। सोने चांदी के आभूषण दिखाए, मन का कारखाना जो दिखाया गया है, मन के निर्माण बड़ी मात्रा में होते थे। मन का कारखाना, बहु जगह रथ तांबे का। तो यह सारी चीज़ें बताती हैं कि ये लोग तकनीकी रूप से पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्थिति में थे। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हमने राजनीतिक जीवन पढ़ा है, सामाजिक जीवन पढ़ा है, धार्मिक जीवन पढ़ा है, नगर की अवसंरचना है वो पढ़ी है। तो कहीं ना कहीं अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने डिटेल से चीज़ें पढ़ ली हैं। ये सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली आर ओ का जो एग्ज़ाम होता है, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, उनमें ये सारी चीज़ें हमें डिटेल से पता होनी चाहिए कि वहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो डिटेल से बनते हैं। वनडे एग्ज़ाम में हालांकि इन चीज़ों का इतना महत्व नहीं है। जो हमने नॉर्मल प्लेस पढ़े थे, उनका स्थल कहाँ पे पाया गया है वो पढ़ा था, खुदाई किसने की थी, किस नदी के किनारे पाया गया, उससे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एविडेंस के रूप में जो प्राप्त हुई हैं, बस हमें वो पढ़ना होता है। बाकी ये सारी चीज़ें डिटेल से हमें पढ़नी होती हैं, जो एग्ज़ाम ग्रुप या ग्रुप बी के होते हैं। उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, उसमें क्या पढ़ेंगे हम कि इस सभ्यता का जो पतन होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे एक वेल मेंटेन्ड वेल कल्चर्ड सोसाइटी अपने पतन की ओर आगे बढ़ जाती है, जहाँ इतनी सारी चीज़ें थी जो एक बेहतर समाज के लिए ज़रूरी होती हैं, एक सभ्यता के लिए ज़रूरी होती हैं, उनके विकास के लिए ज़रूरी होती हैं। कैसे वह पूरा का पूरा समाज या पूरी की पूरी सभ्यता विलुप्त हो जाती है। बाद में जाके हमें इसका पता लगभग 1860 के करीब पता चलता है कि भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक सभ्यता थी। तो हम समझेंगे कैसे इस सभ्यता का पतन होता है। उम्मीद है यहाँ तक आप सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल से समझ गए होंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें आपको तो ये पढ़ना ही है। अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ग्रुप सी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको पढ़ना है। अगर आप स्टेट पीएससी, लोअर पीएससी या आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको पढ़ना है। यहाँ ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नॉर्मल अगर नागरिक के तौर पे हम पढ़ना चाहें तब भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके की सभ्यताएं हमारे देश में अस्तित्व में रही हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे करते हैं क्लास को समाप्त, मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।